बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान के राष्ट्रपति ने की है IRGC की तारीफ। तो बड़ी खबर, दरअसल IRGC की स्थापना की वर्षगांठ पर अब बाकायदा एक संदेश जारी किया गया है। IRGC ने दुश्मनों की साजिश को नाकाम कर दिया। पिज़िक्शियन ने कहा है, मसूद पिज़िक्शियन, वो कह रहे हैं स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा में बहुत अहम भूमिका IRGC ने निभाई है। रक्षा के साथ में जनसेवा भी IRGC करती है, ये पिज़िक्शियन की तरफ से कही गई बात है। आप समझिए, लगातार इससे तमाम खबरें, तमाम दावे आ रहे थे सामने ईरान की तरफ से, जो ये बार बार जोर दे रहे थे कि ईरान में सेना और सरकार के बीच में एक बड़ी लंबी खाई आ चुकी है। और बार बार ये दावा किया जा रहा था कि IRGC ने ओवररूल कर लिया है सरकार को, या फिर यहाँ की तमाम बड़ी पोजीशंस को, पॉलिटिकल पोजीशंस को, जिसमें राष्ट्रपति के तमाम निर्णय भी शामिल है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में विराम लगाने की कोशिश की गई है। पिज़िक्शियन की तरफ से IRGC की जमकर तारीफ की गई है। ईरान में IRGC और सरकार के बीच में ऑल इज वेल नहीं है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ये दावे किए जा रहे हैं अमेरिकी मीडिया में। हालांकि ईरान की ओर से ऐसी किसी भी खबर से इनकार किया जा रहा है। तो क्या ये अमेरिका की ईरान के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर है? मिडिल ईस्ट में जंग जितनी भीषण रही, सीज फायर की अवधि उतनी ही तनावकारी है। भविष्य को लेकर लोग टेंशन में हैं कि क्या जंग भी भड़क जाएगी। लेकिन इस बीच अमेरिका का ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार भी जारी है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान में सत्ता का संतुलन ही बिगड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि IRGC ने देश के महत्वपूर्ण संस्थानों और कामों पर कड़ी पकड़ बना ली है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को लगभग किनारे कर दिया गया है और सुप्रीम लीडर की जगह पर भी अनिश्चितता छाई हुई है। और IRGC अब देश की मुख्य संस्थाओं को नियंत्रित कर रही है। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान में रिजीम चेंज चाहते थे। दोनों देशों ने 28 फरवरी को पहले ही हमले में अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या कर दी। हालांकि ईरान ने तुरंत ही उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर पद की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन वो भी अब तक सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान में IRGC ने ही ईरान की सत्ता पर कंट्रोल कर लिया। यहां तक कि मुस्तफा खामनेई की भी नहीं चल पा रही है और उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। पेजेश्कियान भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खबरों के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान नए खुफिया मंत्री को नियुक्त करना चाहते थे, मगर IRGC के मुख्य कमांडर अहमद वाहिदी ने उनका प्रयास नाकाम कर दिया। IRGC ने हुसैन देहगान समेत सभी उम्मीदवारों को खारिज कर दिया। अहमद वहीदी ने कहा कि युद्ध जैसी स्थितियों को देखते हुए IRGC की ओर से सभी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियों और उन पर निगरानी की जानी चाहिए। जब तक कोई और आदेश ना आ जाए, ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति आमतौर पर खुफिया मंत्रियों को तभी नामित करते हैं जब उन्हें सुप्रीम लीडर की मंजूरी मिल जाती है, क्योंकि इस पद के पास प्रमुख सुरक्षा विभागों पर अधिकार होता है। अमेरिकी प्रोपेगेंडा और हालात के बीच एक सच ये है कि मुस्तफा खामनेई का अब तक पता नहीं चल सका है, क्योंकि वो अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे, केवल उनके संदेश ही आते हैं। IRGC उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। उनसे मिलने की इजाजत राष्ट्रपति और दूसरे अहम लोगों को भी नहीं मिली। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुस्तफा कोमा में है। यहाँ तक कि कई रिपोर्ट्स ये कहती है कि उन्हें मार गिराया गया है। लेकिन इसी बीच आइए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान। तो इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई बातचीत को लेकर कोई भी फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है। हॉर्मुज में ईरानी जहाजों पर हमला जो किया गया वो सरासर गलत है। ये डिप्लोमेसी का व्यवहार नहीं है, ईरान ने कहा। यूएस ईरान की नई बातचीत पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 32 से 72 घंटे के बीच में कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने की बात, तो ये इन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से। नई बातचीत को लेकर कोई फैसला नहीं। हाँ, ये जरूर कहा गया कि हॉर्मुज में जो ईरानी जहाजों पर हमला हुआ वो सरासर
गलत था, क्योंकि ईरान के जहाज को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें चीन की तरफ से भेजे गए कई केमिकल्स भी शामिल थे। चलिए बढ़ेंगे आगे। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव तो बरकरार है। वार्ता की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कामयाबी मिलती नजर नहीं आती। और इन सब के बीच अमेरिका और ईरान के बीच में जुबानी जंग तेज होती नजर आती है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही थम गई हो, लेकिन टेंशन अभी भी जारी है। बंदूकें भले ही खामोश हो गई हों, लेकिन जुबानी तीर चलाने का सिलसिला जारी है। वार्ता के प्रयास भले ही फेल होते दिख रहे हों, लेकिन युद्ध विराम जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने फिलहाल अटैक रोक लिए हैं ताकि ईरान की सरकार प्रस्ताव पेश कर पाए। साथ ही ट्रंप ने होर्मुज पर नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया, जिसे ईरान ने एक चाल करार दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखे एक मैसेज में दावा किया कि ईरानी सरकार इस वक्त गंभीर रूप से बिखरी हुई है और यह होना ही था। ट्रंप के मुताबिक फिलहाल अमेरिकी सेना ने अटैक रोक दिए हैं ताकि ईरान के सभी नेता और वरिष्ठ लोग मिलकर एक मत हो और एक प्रस्ताव तैयार हो जिस पर आगे चर्चा हो पाए। ट्रंप ने ऐलान किया कि फिलहाल होर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी। साथ ही अमेरिकी जवानों को हर परिस्थिति के लिए तैयार और सक्षम रहने के निर्देश दिए गए। ट्रंप के मुताबिक युद्ध विराम को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक ईरान की ओर से प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता और बातचीत की उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। उधर ईरान का दावा है कि सीजफायर का विस्तार अमेरिका की एक सोची समझी चाल है। ईरान के मुताबिक अमेरिकी अचानक हमले के लिए और समय लेने की एक सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहने पर ईरान की ओर से कहा गया कि नाकाबंदी जारी रखना बमबारी से कम नहीं है और इसका सैन्य जवाब दिया जाना चाहिए। ईरान ने ट्रंप के ऐलान पर तीखा तंज करते हुए उन्हें हारा हुआ बताया। ईरान की ओर से कहा गया कि ट्रंप का सीजफायर विस्तार का ऐलान बेकार है क्योंकि हारने वाला पक्ष अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। यूएस से तनाव के बीच में आईआरजीसी ने एक बार फिर से दी है बड़ी चेतावनी। तो बड़ी खबर, यूएस से तनाव के बीच आईआरजीसी की बड़ी चेतावनी से जुड़ी हुई। दरअसल इंटरनेट केबल को निशाना बनाने की धमकी अब दी है आईआरजीसी की तरफ से, और आईआरजीसी बखूबी जानता है कि किस तरह से इस नब्ज को पकड़ना है। यही वजह है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले की धमकी आईआरजीसी ने दी। फारस की खाड़ी में दरअसल भीषण हमले की चेतावनी दी गई है, क्योंकि आईआरजीसी बखूबी जानता है कि ये वो इंटरनेट का पूरा जंजाल है जिस पर पूरी दुनिया आज के वक्त में निर्भर है, आधारित है, और अगर वो डगमगाया तो सब कुछ पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, क्या ईरान लगातार अब वर्ल्ड वॉर 3 एक आधुनिक तरीके से अंजाम देने की कोशिश में है? जिस रूप में इंटरनेट केबल को निशाना बनाने की धमकी दी जा रही है वो तो एक तरह से यही दर्शाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे लेकर हमेशा से आक्रामक रहता है, लेकिन इस बार चीन ने ताइवान को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जिसने इस सभी को हैरत में डाल दिया। आखिर क्या है चीन का वो कदम, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका ईरान के साथ जंग में उलझा है। इन सब के बीच में चीन अपने पड़ोसी ताइवान पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। अब तक चीन के जहाज ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन करते रहे, लेकिन अब चीन ने एक कदम आगे बढ़ाया है।
चीन ने ताइवान के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया कि ताइवान के राष्ट्रपति अपने देश में ही कैद होकर के रह गए। बताया जा रहा है कि ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई विदेश जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते के सभी देशों को चीन ने अपने एयर स्पेस में उड़ान भरने की अनुमति नहीं देने के लिए कहा, जिसके बाद ताइवान के राष्ट्रपति अपने देश से ही नहीं निकल पाए। ताइवान सरकार का आरोप है कि चीन के दबाव के कारण राष्ट्रपति विलियम लाई दक्षिण अफ्रीकी देश एस्वातिनी की यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एस्वातिनी जाने के लिए सेशल्स, मेडागास्कर और मॉरिशस ने ताइवान के राष्ट्रपति को अपने स्पेस में उड़ने की परमिशन नहीं दी। खास बात यह है कि कुछ ही दिन पहले चीन ने ताइवान के आसपास के एयर स्पेस को बंद करने का फैसला किया था। ताइवान सरकार का कहना है कि 1.5 साल बाद चीन के कारण ताइवान के राष्ट्रपति की एस्वातिनी यात्रा रद्द कर दी गई। उधर राष्ट्रपति लाई ने चीन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन की इस हरकत को पूरी दुनिया देख रही है, चीन को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उधर मेडागास्कर विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक मेडागास्कर सिर्फ चीन को मान्यता देता है, इसलिए ताइवान के राष्ट्रपति की उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो चीन और ताइवान की जो अदावत है वो बहुत पुरानी है और इस बार मौका बहुत खास है। लगातार चीन की तरफ से बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। ड्रैगन का एक्शन किस तरह से और ताइवान को टेंशन किस तरह से दे रहा है ये एक्शन, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल समझिए, ताइवान के राष्ट्रपति को अलगाववादी नेता दरअसल चीन मानता है। दूसरी तरफ ताइवान की जो मुख्य विपक्षी नेता है उनका बीजिंग में जोरदार स्वागत हुआ और इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि चीन कुछ ना कुछ बड़ी साजिश रच रहा है। वहीं दूसरी तरफ दावा ये किया जा रहा है जो मुख्य विपक्षी नेता है चेंग ली वुन से मुलाकात हुई है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। राष्ट्रपति विलियम लाई की विरोधी दरअसल वो एक तरह से मानी जाती हैं। ताइवान में चीन समर्थन एक तरह से उनको मिला हुआ है, चीन के समर्थक के तौर पर उन्हें देखा जाता है। चेंग ली वुन की पार्टी चीन ने ताइवान के आसपास दरअसल एक तरह से बंद कर दिया, अपना एयर स्पेस जो था उसको पूरी तरह से प्रभावित किया। साउथ चाइना सी के एंट्री गेट पर बैरिकेड लगाने की कोशिश भी एक तरह से चीन की सेना की तरफ से देखी गई है और यही वजह है, माना जा रहा है कि ताइवान में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं शी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से अमेरिका और चीन के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और इसे देखते हुए अमेरिका एक और अहम व्यापारिक रूट पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। आखिर कौन सा है वो रूट और आखिर इस रणनीति से कैसे दुनिया के अलग अलग देशों की चिंता बढ़ चुकी है, देखिए। अमेरिका के लिए जितनी मुसीबत ईरान है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी दिक्कत चीन हो सकता है। अमेरिका हर हाल में चीन को कमजोर करने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि वो खुलकर चीन का विरोध नहीं कर पा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल जारी है। अमेरिका ने हॉर्मुज में चीन के जहाजों पर एक्शन लिया तो चीन ने साफ चेतावनी दी, जिसके बाद चीन के जहाज नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज से गुजर गए। लेकिन अब खबर है कि चीन ने दुनिया के एक और अहम व्यापारिक रूट मलक्का स्ट्रेट में दखल देने का मन बना लिया है। मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। इस पर इन्हीं 3 देशों का कंट्रोल बताया जाता है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और एशिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। यही वजह है कि रास्ता पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और हर साल करीब 80,000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। मलक्का स्ट्रेट दुनिया का अहम समुद्री रास्ता है, जहां से 25 से 40% व्यापार होता है। यहां से हाल ही में यूएसएस मिगुएल कीथ के गुजरने से चीन की चिंता बढ़ी। ये रास्ता तेल सप्लाई के लिए बेहद जरूरी है और यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। इंडोनेशिया का कहना है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के 7वें बीड़ा का जहाज यूएसएस मिगुएल कीथ मलक्का की खाड़ी से होकर गुजरा। ये खास जहाज है जो समुद्र में ही कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इससे हेलीकॉप्टर उड़ाए जा सकते हैं, छोटे जहाज चलाए जा सकते हैं, साथ ही सैनिकों के रहने की भी व्यवस्था होती है। माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के जरिए मलक्का पर अमेरिका की नजर है।
मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका की सक्रियता ने चीन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसका करीब 60 से 80% तेल आयात इसी रास्ते से होता है। शायद इसलिए चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे मलक्का डिलेमा यानी दुविधा कहा था। यानी अगर ये रास्ता कभी बंद हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि हॉर्मूज का सबसे संकरा हिस्सा करीब 55 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि मलक्का का सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यानी जहां थोड़ी सी भी रुकावट बड़े संकट में बदल सकती है। आखिर ये मलक्का स्ट्रेट क्या है और ये इतना ज़्यादा अहम क्यों है, आइए ये भी ज़रा जान लेते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि मलक्का स्ट्रेट को लेकर कुल समंदर का जो व्यापार है उसका लगभग 25 से 40% हिस्सेदारी है। हर साल करीब $3.5 ट्रिलियन का कारोबार यहाँ पर होता है। तेल के कारोबार के लिए मलक्का स्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। और जानकारी यह है कि रोजाना इस क्षेत्र से करीब 2.5 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। इसमें बताया जाता है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के लिए ये पूरा तेल रूट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज के मुकाबले मलक्का स्ट्रेट बहुत ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। हॉर्मुज का अगर हिस्से की बात करें तो हॉर्मुज का सकरा हिस्सा करीब 55 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन मलक्का स्ट्रेट का जो सबसे सकरा हिस्सा है वो मात्र 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। मलक्का स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। लंबा रास्ता किस रूप में होगा? लंबा रास्ता जब लिया जाएगा तो लोम्बोक या सुंडा स्ट्रेट से जहाजों को गुजरना पड़ सकता है। अब दुनिया में सामान और तेल की कीमतें बाकायदा इससे और प्रभावित हो सकती हैं और ये बखूबी जानता है चाइना भी कि किस तरह से इस मलक्का स्ट्रेट को अगर कंट्रोल किया तो दबाव बनाया जा सकता है। वहीं चीन के लिए आखिर ये मलक्का स्ट्रेट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, आइए आपको ये भी बता देते हैं चीन के लिए ये क्या मायने रखता है। अब चीन के लिए मलक्का इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मलक्का स्ट्रेट से चीन का करीब 60 से 80% तेल आयात होता है। मलक्का स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो सीधे सीधे चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। ना सिर्फ प्रभावित होगी बल्कि पूरी तरह से डूब जाएगी, ऐसी भी संभावनाएं जानकार जताते हैं। अब ये तो एक तरफ बात हो गई चीन के लिए, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के लिए ये जो मलक्का स्ट्रेट है वो कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला जलमार्ग। अब बताया जाता है कि दक्षिण इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस के बीच में दरअसल ये एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है जिसे इंग्लिश चैनल एक तरह से कहा जाता है। दक्षिण इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस के बीच के मौजूद का ये हिस्सा अटलांटिक सी और उत्तरी सागर के बीच का ये हिस्सा बहुत मायने रखता है। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट में से एक ब्रिटेन का ये अहम समुद्री सुरक्षा कवच कहा जाता है और इस चैनल के नीचे ब्रिटेन फ्रांस के बीच अहम रेल मार्ग है। इंग्लैंड के डोवर और फ्रांस के कैलिस पोर्ट को एक तरह से ये हिस्सा जोड़ता है। ये तो इंग्लिश चैनल हो गया, लेकिन इसके अलावा है जिब्राल्टर स्ट्रेट। अब समझिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में ये जो जलमार्ग एक तरह से है वो कुदरती जलमार्ग है। स्ट्रेट से रोजाना करीब 300 जहाज गुजरते हैं जिसमें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच में कारोबार की अहम कड़ी एक तरह से इस जिब्राल्टर स्ट्रेट को माना जाता है। करीब 14 किलोमीटर चौड़ा जलमार्ग भूमध्य सागर का एक तरह से एंटर पॉइंट है, प्रवेश द्वार है। वैश्विक माल परिवहन और पर्यटन के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर स्वेज कैनाल की मैं बात करूं तो मिस्र का एक अहम मानव निर्मित समुद्री जलमार्ग है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच का ये मौजूद का हिस्सा यूरोप और एशिया के बीच में सबसे छोटा समंदर का हिस्सा है। यूरोप और एशिया के बीच 7,000 किलोमीटर दूरी एक तरह से इसकी वजह से कम हो जाती है और वैश्विक व्यापार का करीब 12% हिस्सा यहीं से गुजरता है। कंटेनर ट्रैफिक का करीब 30% हिस्सा स्वेज से गुजरता है और तेल, एलएनजी और दूसरी चीज़ों के परिवहन का भी ये बहुत अहम रास्ता है। जहाज़ों पर ट्रांजिट फीस या नेविगेशन टोल एक तरह से मिस्र द्वारा लगाया जाता है। अब इसके अलावा एक और नाम है, वो है पनामा कैनाल का। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला ये बहुत अहम जलमार्ग है। बताया जाता है कि नहर से हर साल करीब 13,000 जहाज गुजरते हैं हर साल।
जहाजों को करीब करीब 13,000 किलोमीटर दूरी एक तरह से कम तय करनी पड़ती है। दुनिया का जो कुल समंदर का व्यापार है वो यहाँ से होता है, लगभग 6% हिस्सा उसका गुजरता है। 150 से ज्यादा देश पनामा कैनाल पर निर्भर हैं और पनामा सरकार की कमाई का बहुत अहम साधन ये है। पनामा को दरअसल सालाना करीब $1 अरब की ट्रांजिट फीस भी मिलती है। इसके अलावा साउथ चाइना सी का नाम जान लीजिए। साउथ चाइना सी जो दुनिया के अहम जल मार्गों में से एक है, दुनिया के सबसे अहम जल मार्गों में से साउथ चाइना सी माना जाता है। जल मार्गों में एक सालाना करीब 250 लाख करोड़ का एक तरह से कारोबार होता है। तेल गैस के विशाल भंडार और मछली पालन का अहम केंद्र इसे माना जाता है। पूर्व एशिया को यूरोप और अरब से जोड़ने वाला ये सबसे छोटा एक तरह से हिस्सा माना जाता है।